वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग घटना चक्र की जो नई किताब आई है उससे सेट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। इसमें टोटल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सपना है एक अधिकारी बनने का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है। भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की गई है। भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की गई है फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2022 में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है। नवंबर 2022 में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम है विक्रम एस। अगला प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचगनी को। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार महाराष्ट्र के पंचगनी को मिला है। वहीं दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ के पाटन तथा तीसरा स्थान महाराष्ट्र के कराड़ को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है हैदराबाद को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों भारत का स्थान है 126वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है। इस रिपोर्ट में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला। तो दोस्तों वह मिशन का नाम था ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 आयोजित किया गया है। तो दोस्तों भारत और मलेशिया देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जिस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है वह फिल्म का नाम है दी फैबलमैन्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असुद्दीन ओवैसी को। अगला प्रश्न है, IREDA यानी कि इरडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गिफ्ट सिटी स्थित है गुजरात के गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन डैश लॉन्च किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर भुगतान डिजिटल।
डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को हर भुगतान डिजिटल मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई मिली है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजी फ्लैश के बारे में सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दवा वितरण के लिए डिजी फ्लैश लॉन्च किया गया है। इस तकनीक को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया गया है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दवा वितरण के लिए डिजी लैम लॉन्च किया गया है। इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2023 में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई? अप्रैल 2023 में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 आयोजित हुई वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो के 31वें सदस्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना, जो कि सही दिया गया है। नाटो का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, जो कि गलत कथन दिया गया है। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में वाशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम्स पत्रिका ने मार्च 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की। सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोट का प्रयोग कर सार्थक उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 एवं 2 दोनों सही हैं। यह सूची वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। इस सूची में विश्व के 50 स्थल शामिल हैं। सूची में भारत के 4 स्थल को शामिल किया गया है, जो कि गलत दिया गया है। मार्च 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की गई। इसमें भारत के 2 स्थल लद्दाख और मयूरभंज शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 फरवरी 2023 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 एवं 3 सही हैं। इस सूचकांक में यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। 21 फरवरी 2023 को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इस सूची में कुल 55 देश शामिल हैं। भारत का स्थान इसमें 42वां है। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 एवं 2 दोनों सही हैं। इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल हैं। डेनमार्क शीर्ष पर है। इस सूचकांक में भारत की रैंक 85 तथा स्कोर 40 है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में जारी मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार देश के कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3235.54 लाख टन। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पेश किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
जो कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है, इसके अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% होने का अनुमान है, जो कि सही कथन दिया गया है। अगला कथन देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, यह भी कथन सही दिया गया है। भारत वर्ष 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने के द्वारा विश्व के प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा, यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? हाल ही में महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समर चैंपियन राज्य कौन सा बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न है, जून 2023 में स्क्वैश विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? जून 2023 में स्क्वैश विश्व कप आयोजित किया गया चेन्नई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के लिए नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राज्यसभा के लिए नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है एस फांगनोन कोनियाक को, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद के उस सदन में नागालैंड की एकमात्र सांसद एस फांगनोन कोनियाक को राज्यसभा के एक उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है के विनोद चंद्रन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों को 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 में बिहार के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य में अनाजों का कुल उत्पादन कितना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 181 लाख टन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में अस्मेध देवी को नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आयोग के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया गया। इनमें से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों शामिल हैं, प्रभावती माझी, सुनीता कुशवाहा तथा सुलोचना देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया गोपालगंज में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में किसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेन नमनीत को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? NGT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शिव कुमार सिंह को। NGT की स्थापना 2010 में की गई थी। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास के जंजीबार परिसर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला निदेशक कौन बनेगी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीति अघालियम। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 का इन्वेस्ट इंडिया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? जुलाई 2023 का इन्वेस्ट इंडिया का MD और CEO नियुक्त किया गया है निवृत्ति राय को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस आलोक अड़ादे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार किस मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार जिस मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह मामला हो जाएगा पेप्सी विनियोग विधेयक, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1954 में पेप्सी विनियोग विधेयक के मामले में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लेने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिकृत है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 111, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो दोस्तों वह उद्देश्य था राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्तिकेय के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन शामिल होता है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल होता है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 10 सदस्य नामांकित कर सकते हैं। लेकिन अभी लोकसभा में एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, सिर्फ राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में 104वां संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 सदस्य। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमा निर्धारित की गई है? तो दोस्तों वह संशोधन है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह गंगा नारायण, जो कि गलत दिया गया है। गंगा नारायण कोल विद्रोह से संबंधित रहे हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे जर्मन केसर बाबा तथा तामड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे विष्णु मुंडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है? कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है बलोड़, ऑप्शन नंबर ए। बलोड़ बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक की अन्य सहायक नदियां हैं मसान, बलोड़, त्यूर आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा है लगभग 25,567.83 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा नहीं है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा नहीं है, वह है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर का सम्मान विकसित बिहार के लिए निश्चय योजना के अंतर्गत 6ठा निश्चय था,
जबकि अन्य प्रश्नगत विकल्प आत्मनिर्भर बिहार हेतु 7 निश्चय योजना 2 के भाग हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। इसमें गलत कथन का चयन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का पहला दैनिक उर्दू अखबार नूरुल अनवर था, जो कि गलत दिया गया है। बिहार से प्रकाशित प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बंधु एवं हिंदी दैनिक सर्वहितैषी था। बिहार का पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवर था। आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित किया गया था। ज्ञातव्य है कि यह दैनिक अखबार नहीं था। अंततः कथन सी गलत है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असत कथन का चयन करें। इसमें आपका असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली, जो कि गलत दिया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली नहीं बल्कि एन.के. सिंह है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में किन किन करों को शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी को, यानी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क को, सेवा कर को, केंद्रीय बिक्री कर को तथा चुंगी एवं प्रवेश कर को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत कथन चुनिए। इसमें आपका असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय लग्जमबर्ग, जो कि गलत दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या 190 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 190 सदस्य देश, और 190 सदस्य देश है अंडोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी जून 2001 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत कथन चुनिए। इसमें आपका असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान G20 का सदस्य देश है, जो कि गलत दिया गया है। G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी, जो कि सही दिया गया है। G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की 18वीं बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में प्रस्तावित है। यह भी कथन सही है। हमें गलत कथन का चयन करना था तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना BHU अधिनियम 1917 के तहत की गई थी, जो कि गलत दिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना BHU अधिनियम 1915 के तहत की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा डॉक्टर एनी बेसेंट एवं दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर आदि के सहयोग से की गई थी। इसकी स्थापना BHU अधिनियम 1915 के तहत की गई थी। डॉक्टर सर सुंदर लाल इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्यग्रहण के समय, ऑप्शन नंबर ए। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्यग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड पश्चात परिधि रेखा पर दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पछाप तथा पछाप स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से। अगला प्रश्न देखते हैं, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धुरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव के कारण।
मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव होना है। इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन की भी इसमें भूमिका रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के काल क्रमानुसार को निम्नलिखित कूट में से सही क्रम का चयन करें। पहला है क्लाइव का पुनः भारत आगमन, जो कि 3 मई 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और लास्ट वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया 1774 को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि गलत दिया गया है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के समय हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। अगला प्रश्न है। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो दोस्तों जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस के द्वारा तथा सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से तथा वैधव्यता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसमें सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, जो कि गलत दिया गया है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे, न कि लॉर्ड लिटन। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। अवध का विलीनीकरण लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1899 से लेकर 1905 तक, यानी कि 7 वर्ष तक। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल हो जाएगा 1884 से लेकर 1888 तक, यानी कि 4 वर्षों का। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल हो जाएगा 1910 से लेकर 1916 तक, यानी कि 6 वर्षों का। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था
यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय पर विचार कीजिए। उपयुक्त की पदाविधियों का सही कालानुक्रम सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। इसके बाद आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, जिसका कार्यकाल था 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक। फिर इसके बाद हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल था 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक। फिर इसके बाद लास्ट हो जाएगा लॉर्ड इरविन, जिसका कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, जिसका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक था। इसके समय चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रोलेट एक्ट का निरसन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा आपको बी से। संभलपुर का अंग्रेजों द्वारा विलय हुआ था 1849 को। बी का मिलान हो जाएगा 1 से। सतारा को 1848 में अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था। सी का मिलान हो जाएगा 4 से। अवध का 1856 में अंग्रेजों द्वारा विलय कर लिया गया था। और लास्ट डी का मिलान हो जाएगा 3 से। झांसी को 1854 में अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सब इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। सब इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो दोस्तों इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्साहसरण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो दोस्तों वह थे सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल स्थित है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है 1857 के विप्लव के नायक और सूची 2 में दिया गया है उनके कार्यक्षेत्र कार्यस्थल। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा डी से, बद खां जो कि दिल्ली से संबंधित नेतृत्व करता थे। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, कुंवर सिंह आरा से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से, कानपुर से थे नाना साहब। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है वह बौद्ध मत हो जाएगा
तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अलवार कौन थे? सॉरी, अलार कलाम कौन थे? तो दोस्तों अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, यह तीनों विशेषता महायान बौद्ध मत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले हुआ था बौद्ध संगति राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और अंतिम और चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है चिन्ह और एक तरफ दिया गया है उसका अर्थ। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलन हो जाएगा 4 से, जन्म का कमल से हो जाएगा प्रतीक था, और बी का मिलन हो जाएगा 2 से, प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। सी का मिलन हो जाएगा 1 से, महाबोधि को बोधि वृक्ष से, और डी का मिलन हो जाएगा 3 से, त्याग का घोड़ा था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो दोस्तों वह राज्य था विजयनगर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, दीवाने खैरात बलबन, जो कि गलत दिया गया है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि दान विभाग से संबंधित था। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। दीवाने मुख खराज अलादीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने अमीर कोही एमबीटी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलन हो जाएगा 4 से, दीवाने अर्ज जो कि सेना विभाग से संबंधित था। बी का मिलन हो जाएगा 1 से, दीवाने रिसालत जो कि धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। सी का मिलन हो जाएगा 2 से, दीवाने इंसा सरकारी पद व्यवहार से संबंधित था। डी का मिलन हो जाएगा 3 से, दीवाने वजारत वित्तीय मामला से संबंधित था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलादीन महमूद शाह। अलादीन महमूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन कानून के द्वारा। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 239 क तथा 239 के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी नाम दिया गया तथा इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर कोबत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि गलत दिया गया है। कोबत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। मालवा मस्जिद जो कि जहाज महल में स्थित है। जामा मस्जिद गुलबर्गा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा, ए का मिलान हो जाएगा 3 से, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली का झालर जो कि खिलजी राजवंश से संबंधित था। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक राजवंश के शासनकाल में हुआ था। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग विजयनगर राजवंश से संबंधित था। डी का मिलान हो जाएगा 1 से, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख द्वार जो कि सरकी राजवंश से संबंधित था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है? सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में होता है अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है, जिसका कारण इसका जलीय अपघटन है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? जो कीट नहीं है वह है मकड़ी। ऑप्शन नंबर सी, मकड़ी ऑर्थोपोडा संघ की जंतु है, जबकि शेष विकल्प कीट वर्ग से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि कीट वर्ग का विशिष्ट गुण 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद लेग है, यानी कि पैर, वहीं मकड़ियों में 8 पाद पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलिकस है। तो दोस्तों कैलिकस है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केवल एक यानी कि सही है। पॉलीथीन की थैलियां पॉलीमर से बनी होती है। दूसरा है, पॉलीथीन को जीवाणु नष्ट कर सकते हैं, जो कि गलत दिया गया है। पॉलीथीन को जीवाणु नष्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। रेडियोधर्मी प्रदूषण जो कि कैंसर पैदा करता है, यह रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस तरह के प्रदूषण का प्रमुख कारक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसमें प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, जैव उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह दोनों के दोनों गलत दिए गए हैं, दोनों जो कि इंटरचेंज है। जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है तो इसे स्वस्थानीय जैव उपचार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बायो वेटिंग, जैव छिड़काव, बायो स्टिमुलेशन तथा जैव संवर्धन को शामिल किया जाता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे बाह्य स्थानीय जैव उपचार कहते हैं। इसके अंतर्गत कंपोस्टिंग, लैंड फॉर्मिंग, बायोपाइल्स तथा बायोरिएक्टर को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 3 से एस्बेस्टस धूल से जो कि प्रभावित फेफड़ा होता है। बी का मिलान हो जाएगा 1 से कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धराएं प्रभावित होती है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से सीसा से मस्तिष्क प्रभावित होता है। डी का मिलान हो जाएगा 2 से पारा से उदर प्रभावित होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ और एक तरफ दिया गया है उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विदास्मत रसायन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, लिपस्टिक में सीसा भी पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिपस्टिक, मोम, तेल आदि प्रतिऑक्सीकारक इत्यादि से युक्त होते हैं। इसमें सीसा की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। शीतल पेय में ब्रोमिनित वनस्पति तेल तथा चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। अंतः युग्म 1 सत्य है, जबकि युग्म 2 और 3 गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 1 से ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से प्रकाश रासायनिक धुंध से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। सी का मिलान हो जाएगा 2 से
हीमोग्लोबिन का साथ संयोजन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा डी का मिलन हो जाएगा 3 से अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा उत्सर्जन उसमें शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 तीनों। सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यह तीनों उत्सर्जन उसमें शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्ती विद्युत धारा में विद्युत तरंग की दिशा और परिमाण बदलते रहते हैं, यह परिवर्तन? तो दोस्तों यह परिवर्तन निश्चित अंतराल के बाद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिनी गुणांक इनमें से किसका मापदंड है? गिनी गुणांक मापदंड है I की असमानता से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव पदार्थों में गैसों की विलेयता तापमान में कमी के साथ बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्लाइंड कोल कहा जाता है? ब्लाइंड कोल कहा जाता है एंथ्रासाइट को। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। इसमें लगभग 90 से 95% कार्बन पाया जाता है। इसे कॉफ़ी कोल, ब्लाइंड कोल या क्रो कोल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है ध्वनि से वह है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल मापन माइन से प्रारंभ होता है, जो कि गलत दिया गया है। डेसिबल मापन 0 से प्रारंभ होता है। WHO ने नगरीय क्षेत्रों में ध्वनि की उच्चतम सीमा 45 डेसिबल निर्धारित की है। अगला प्रश्न देखते हैं, किगाली समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किगाली समझौता संबंधित है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन 1 है, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता। कारण आर दिया गया है, इस समय सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है, अंतः वर्षा की बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, वायु के बुलबुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। वायु के बुलबुले की सतह उत्तल होती है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान तापमान दिखाई देते हैं? तो दोस्तों वह तापक्रम हो जाएगा -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है नीहारिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक महाद्वीप वाला देश हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका में टोटल 54 देश हैं और यूरोप में 51 देश हैं। एशिया में 50 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से तथा मिस्र के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, धावन सोडा का समान नाम है। धावन सोडा का समान नाम है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है NaCO3। यह डिटर्जेंट निर्माण में प्रयुक्त होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका सूत्र है NaHCO3। अगला प्रश्न है, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, जो कि गलत दिया गया है।
गुलेर पेंटिंग का संबंध वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य से है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। फर पेंटिंग राजस्थान से है। सोडा पेंटिंग ओडिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फेमटो का अर्थ 10 की घात डैश से है। फेमटो का अर्थ 10 की घात -15 से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष शुरू किया गया था वर्ष 1992 में, जबकि गेंडा परियोजना 1987 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग निम्नलिखित किस रोग कारक के कारण होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। तो दोस्तों जो नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़, जबकि लुम्बिनी, सारनाथ ये सभी संबंधित हैं। बौद्ध धर्म में 8 प्रमुख स्थलों लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, वैशाली एवं राजगिरी को अष्ट महास्थान की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो दोस्तों वह अवधि थी वर्ष 1970 से 71 के बीच। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनान से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों वह गैस है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, आलू पोस्तो निम्न में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी। तो दोस्तों वह महीना था जनवरी का, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वह दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। जनवरी 1915 में वे भारत वापस लौटे थे। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं, यदि किसी परमाणु के नाभि के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर के बराबर। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभि का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम यानी कि नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभि की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। आकार के इस अंतर का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि नाभि को क्रिकेट की गेंद जितना माना जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी। थैंक यू।